नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत लेसन 4 के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे भारत की ऋतुओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ऋतुएं। देखिए, अगर भारत की ऋतुओं पर नज़र डाला जाए तो भारत पर मुख्य रूप से 3 ऋतुएं, 4 ऋतुएं या 6 ऋतुएं देखने को मिलती हैं। अगर हम 3 ऋतुओं का जिक्र करते हैं तो वो ऋतुएं होंगी ग्रीष्म, दूसरा वर्षा और तीसरा शीत, यानी कि गर्मी के ऋतु, वर्षा के ऋतु और शीत ऋतु। अगर हम छह ऋतुओं का जिक्र करते हैं तो वो छह ऋतुएं इस प्रकार होंगी। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। 1 2 3 4 5 6। अगर ऋतुओं के हिसाब से देखा जाए तो भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं, गर्मी, वर्षा और शीत ऋतु। अगर और सूक्ष्म अध्ययन इसका किया जाए और सूक्ष्म दृष्टि से इसको देखा जाए ऋतुओं को, भारत की ऋतुओं को, तो भारत में ये 6 ऋतुएं पाई जाती हैं या 6 ऋतुएं होती हैं। याद करने के लिए इनको आप याद कर सकते हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंतम, शिशिर के ऊपर लगा वसंतम। ये इनके क्रम से है, इनका नाम याद करने में आसानी होगी। कभी कभी ऋतुओं के नाम तो हमको याद हो जाते हैं, लेकिन कौन सी ऋतु के बाद कौन सी अगली ऋतु आती है यह याद करने में हमको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इस दिक्कत से बचने के लिए हम इसको एक पंक्ति के माध्यम से याद कर लेते हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंतम, शिशिर के ऊपर लगा वसंतम। और अगर भारत की ऋतुओं को 4 भागों में बांटा जाए तो वो 4 ऋतुएं इस प्रकार होंगी। नंबर 1 शीत ऋतु, नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 3 मानसून के आगमन की ऋतु, मानसून के आगमन की ऋतु, और नंबर 4 मानसून के वापसी की ऋतु। आपकी बुक में इन्हीं 4 ऋतुओं को दिया गया है और हम लोग इन्हीं 4 ऋतुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की ऋतुओं का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो और कल की वीडियो में हम लोग मानसून के आगमन की ऋतु और मानसून के वापसी की ऋतु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का अध्ययन। सबसे पहले शीत ऋतु।
देखिए शीत ऋतु की अवधि भारत में जो होती है वह 15 नवंबर से फरवरी तक। देखिए बाद में शीत ऋतु की अवधि को 15 नवंबर से फरवरी तक माना जाता है, या यूं कहें कि नवंबर से फरवरी तक। आइए देखते हैं इसमें वायुमंडलीय दशाएं कैसी होती हैं, मौसम संबंधी क्या विशेषता होती है, इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। देखिए सूर्य के दक्षिणायन होने से, सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चले जाने से वायुदाब पेटियां दक्षिण की तरफ खिसक जाती हैं, साथ ही तापमान पेटियां भी दक्षिण की तरफ खिसक जाती हैं, जिससे भारत में सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होने लगती है। साथ ही व्यापारिक पौने भी सक्रिय हो जाती हैं। कौन सी व्यापारिक पौने? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने भी सक्रिय हो जाती हैं। देखिए इस दौरान होता क्या है कि भारत में तापमान कम प्राप्त होने लगता है, जिससे भारत में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाता है। और चूंकि व्यापारिक पौने के सक्रिय हो जाने से मौसम जो है वह शुष्क हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तर भारत के तापमान में कमी आने लगती है। उत्तर भारत का तापमान, या यूं कहें कि शीत ऋतु के दौरान दिसंबर और जनवरी का महीना जो होता है सबसे ठंडा महीना होता है। इस दौरान उत्तर भारत का जो तापमान रहता है वह 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। कभी कभी यह तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी चला जाता है। वहीं दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा तापमान में अंतर देखने को नहीं मिलता है। एक आंकड़े के अनुसार चेन्नई के तट पर या चेन्नई में तापमान जो है लगभग 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। उत्तर भारत में तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, दक्षिण भारत में तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री प्रभाव है। जलवायु या मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में हम लोग पढ़े होंगे समुद्र तट से दूरी। तो ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है ये समुद्र के पास है, इसलिए दक्षिण के प्रायद्वीपीय भाग में तापमान में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, लेकिन तापमान बहुत ज्यादा गिर नहीं पाता है या नहीं गिरता है। और इसलिए दक्षिण भारत में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। शीत ऋतु जो स्पष्ट होती है वह उत्तर भारत में होती है। देखिए होता क्या है कि सूर्य के उत्तरायण होने से दक्षिणायन होने से ताप पेटियां और वायुदाब पेटियां दोनों दक्षिण की तरफ खिसक जाती हैं, और वायुदाब पेटियों के दक्षिण की तरफ खिसकने से भारत में जो उत्तरी पूर्वी, चूंकि भारत जो है व्यापारिक कोनों के ही क्षेत्र में आता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में व्यापारिक कोनों का क्रम टूट जाता है, लेकिन फिर पुनः शीत ऋतु के आगमन से व्यापारिक कोने फिर सक्रिय हो जाती हैं और यह पुनः भारत में या भारत पर चलने लगती है, भारत से होकर के चलने लगती है। शीत ऋतु में कोनों के चलने की दिशा जो है या व्यापारिक कोने की जो चलने की दिशा है उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तरी पूर्वी है। देख लीजिए व्यापारिक कोने इसी एंगल से चलती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक कोने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। देखिए होता क्या है कि ये कोने चूंकि स्तरीय भाग से होकर के चलती हैं,
एक तो ठंडी होती हैं, दूसरी जो है शुष्क होती हैं। इसलिए ये पौने इस दौरान भारत में वर्षा नहीं करती हैं। इस ऋतु में इन पौनों के द्वारा तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी पवनों के बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होते समय नमी ग्रहण कर लिया जाता है और तमिलनाडु के तट पर ये पौने आकर के वर्षा करती हैं। बाकी और शेष भाग भारत का शुष्क रहता है इन पौनों के प्रवाह क्षेत्र में, या ये पौने और भागों में भारत में वर्षा नहीं करती है। और देखिए इस दौरान होता क्या है कि शीत ऋतु में पर्वतीय भागों पर हिमपात और उत्तर के मैदानी भागों में तुषारपात आम बात है। शीत ऋतु के दौरान पर्वतीय भागों पर हिमपात होता है, जबकि मैदानी भागों में तुषारपात होता है, यानी कि पाला पड़ता है। और देखिए शीत ऋतु में भारत में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जो कि कहाँ उत्पन्न होते हैं? पश्चिम एशिया व भूमध्य सागर पर, जो कि पछुआ पवनों के, जो कि पछुआ हवाओं के साथ जो है यह भारत की तरफ आते हैं। इनसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों में वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ घटती जाती है। यद्यपि ये जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, ये बहुत कम मात्रा में होती है, किंतु रबी की फसलों के लिए ये वर्षा काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस वर्षा से रबी की फसलों में जो फफूंद, कीड़े मकोड़े आदि लगे होते हैं वो सब धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, जिससे रबी की फसलें काफ़ी ग्रोथ करती हैं, काफ़ी विकास करती हैं। इस प्रकार की वर्षा को स्थानीय भाषा में महावट कहा जाता है, यानी कि माह की वर्षा कहा जाता है। देखिए और क्या इसकी विशेषता है इस प्रकार की वर्षा की या पश्चिमी विक्षोभों की? पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा पर्वतीय भागों में हिमपात होता है और मैदानी भागों में वर्षा और ओले पड़ते हैं, वर्षा और ओले पड़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करने वाले 2 या 3 या 4 राज्यों के नाम बताइए, तो आपका आंसर होगा सबसे पहले व्यापारिक पौने के द्वारा जो वर्षा प्राप्त करता है वह राज्य है, वह क्षेत्र है तमिलनाडु का। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ मात्रा में यूपी और बिहार के राज्य भी शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करते हैं। तो ये जानकारी रही शीत ऋतु के बारे में। अब आइए हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु की अवधि जो भारत में मानी जाती है या होती है वह मार्च से मई तक, मार्च से मई की अवधि को भारत में ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है
इसके पीछे ये कारण है कि आपको पता है कि होना चाहिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। और जब क्योंकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दक्षिण गोलार्ध में रहता है, उसके बाद ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू करता है और 21 मार्च को यहाँ भूमध्य रेखा पर आ जाता है। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे करके उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है। और जैसे जैसे चूंकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ता है वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध में सूर्यताप की मात्रा बढ़ने लगती है। फलस्वरूप वायुदाब पेटियां और ताप पेटियां उत्तर की तरफ खिसकने लगती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक प्राप्त होने लगता है। फलस्वरूप भारत उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है और भारत में भी ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, क्योंकि भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए इस दौरान होता क्या है, ग्रीष्म ऋतु में के उत्तर भारत में तापमान जो है मध्य प्रदेश अप्रैल महीने में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक, राजस्थान में मई महीने में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, पहुंच जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में तापमान में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। दक्षिण भारत में तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बना रहता है। इसके पीछे कारण यह है कि दक्षिणी भाग जो है वो प्रायद्वीपीय है और समुद्री किनारे हैं। समुद्री प्रभाव की वजह से दक्षिण भारत के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, जबकि उत्तर भारत के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। उत्तर भारत में तापमान अलग अलग महीनों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि मई के महीने में राजस्थान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि में तापमान 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। देखिए वायुदाब की पेटियों के खिसकाव की वजह से और चूंकि सूर्य जो है वहाँ कर्क रेखा पर सीधा चमकने लगता है, इसलिए कर्क रेखा के आसपास जो है सूर्यताप अधिक प्राप्त होने लगता है। फलस्वरूप जो है वह थार के मरुस्थल से लेकर के छोटा नागपुर के पठार तक एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जिसके चारों तरफ या जहां से हवाओं का लंबो संचरण होने लगता है, हवाएं सीधे ऊपर उठने लगती हैं, इसलिए इसके आसपास इसके चारों तरफ जो है हवाएं चलने लगती हैं। देखिए इसकी और एक विशेषता है कि इस दौरान पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत में गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, क्योंकि उत्तरी भाग जो है या उत्तरी भारत जो है चूंकि स्थलीय है, इसलिए गर्मियों के दिनों में बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। इसलिए पश्चिमोत्तर भारत में यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में गर्म एवं शुष्क हवाएं चला करती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। ये हवाएं दोपहर से शाम तक चलती हैं और कभी कभी ये देर रात तक भी चला करती हैं। ये हवाएं काफ़ी गर्म होती हैं, इसलिए इनके सीधे संपर्क में आने से ये हवाएं नुकसानदायक हो सकती हैं। देखिए इस दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी एक्टिव होते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में निर्मित होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्मित होते हैं, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। इनसे क्या होता है कि मई के महीने में
धूल भरी आंधियाँ आया करती हैं। इनसे कभी कभी गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा भी होती है और कभी कभी हिमवृष्टि भी होती है या ओलावृष्टि भी होती है। इससे कुछ समय के लिए गर्मी से निजात मिलता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसको भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में चूंकि ये वर्षा वैशाख महीने में होती है, इसलिए पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की वर्षा को या इस प्रकार के चक्रवात को काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही इस प्रकार की वर्षा से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में जो चाय के बागान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचता है। इसलिए असम में इनको टी सावर के नाम से जाना जाता है, चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। वहीं केरल और कर्नाटक के तट पर होने वाली वर्षा से आम की फसलों को काफ़ी लाभ पहुंचता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की वर्षा को केरल और कर्नाटक में इस प्रकार की वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग मानसून के आगमन और मानसून के वापसी के बारे में अध्ययन करेंगे।